कहते हैं, अब देखो भाई जरा, यह हमारे पास परमाणु और ये है नाभिक। इलेक्ट्रॉन जो है वो, अब मैं सारी कक्षा में घूम रहूँगा, मैं सिर्फ बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। बाहरतम कक्षा कह देंगे या अंतिम कक्षा कह दो या संयोजी कक्षा कह देते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन रुके रहते हैं वो इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि नाभिक पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, ये इसे खींचे रखता है, ये खींचे रखता है, जब बाहर नहीं निकलने देता। अब हम इसे जब गर्म करते हैं, किसी भी तत्व को, तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है, हम जब उसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिस कारण ये अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं। उच्च कक्षा में जैसे ही जाते हैं, ये नील बोर का मॉडल था, 10⁻⁸ सेकंड रुक कर पुनः आ जाते हैं, लेकिन पता चला जैसे ही ऊपर जाते हैं ना तो बाहर निकल जाते हैं। एक बार बाहर निकल गया तो फिर अंदर नहीं आता है, ठीक है जी। कक्षा के कक्षा में रह जाए तो आ जाएगा, लेकिन परमाणु से बाहर निकल जाए तो फिर नहीं आएगा। तो जैसे हम इसे गर्म करते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ना तो अब वापस नहीं आएगा, तो ये परमाणु जो वो आयन बन जाएगा। आयन बन जाएगा कौन सा? धनात्मक आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। तो क्या है कि किसी परमाणु की गैसीय अवस्था से, गैसीय अवस्था में उसकी तलस्थ अवस्था से, या कोई गैसीय परमाणु की तलस्थ अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमने ऐसे गर्म किया था, अब पता चला कितनी ऊर्जा, हमने ऐसे 50 पर गर्म किया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, 60 पर गर्म किया, नहीं निकला, जैसे हमने 61 किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये 61 जो है ना वो उसकी आयनन ऊर्जा होगी, जितने पर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। समझ में आ गई? तो वो ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी भी परमाणु को दी गई इतनी ऊर्जा जिससे उसका अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, वो उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो परिभाषा हमने लिखी है कि किसी गैसीय परमाणु की तलस्थ अवस्था, तलस्थ अवस्था ये इसकी आखिरी वाली अवस्था होती है, तलस्थ अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उसकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्रथम आयनन विभव कहलाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो द्वितीय आयनन विभव कहलाता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तृतीय आयनन विभव कहलाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतना ही आयनन विभव कहलाते हैं। फिर बात आ जाती है इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो पहली कक्षा होगी, दूसरा आवर्त में जाएंगे तो फिर 2 कक्षाएं होंगी, तीसरा आवर्त में जाएंगे तो फिर 3 कक्षाएं हो जाएंगी, मतलब आकार बढ़ता जा रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और नाभिक यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, नाभिक यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, नाभिक यहाँ है। कौन सा इलेक्ट्रॉन गर्म करने पर, कौन से परमाणु से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा? किससे जल्दी निकल जाएगा? याद रखना, जितनी ज़्यादा दूरी होती रहती है उतना ही बल कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने की पावर कम हो जाती है। जितना आकार बड़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतनी दूर होगा, यानी कि उसे कम रोकेगा, थोड़ी सी ऊर्जा देने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये नाभिक के जितना निकट होगा उतनी ज़्यादा मजबूती से बंधा हुआ होगा। देखा ना, चुम्बक से जैसे जितनी नज़दीक होता है उतनी ज़्यादा पावर लगती है, जितना दूर जाते रहते हैं धीरे धीरे प्रभाव कम हो जाता है। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो आयनन विभव घटता है, क्योंकि विद्युत आकर्षण बल जो है ना वो घट जाता है, दूर दूर हो जाते हैं। और आवर्त में चले जाएँ तो आवर्त में तो और ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, क्योंकि पावर बढ़ जाती है इनकी। किसी भी आवर्त में सोचो सोडियम था या 11 है और उसी आवर्त में आगे चलते रहेंगे तो लास्ट वाले पर 18 हो जाते हैं। तो यहाँ 11 प्रोटॉन खींच रहे थे, मतलब 11 लोग खींच रहे थे या 18 लोग खींच रहे हैं, कौन मजबूती से खींचेंगे? ये। तो किसे ज़्यादा ऊर्जा लगेगी? 18 वाले को। तो इधर से इधर जाएंगे ना तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर इसे 11 ऊर्जा चाहिएगी ना तो इसे 18 ऊर्जा चाहिएगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। समझ गए? तो ये इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जाने पर है। और बात आ जाती है, एस ब्लॉक होता है, थोड़ा सा बड़ा कर दो तो पी ब्लॉक होता है, और बड़ा कर दो तो ये डी ब्लॉक हो जाता है, और ऐसा करके ये एफ हो जाता है। किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी? आयनन ऊर्जा एस की, पी की, डी की, एफ की। कौन से उपकक्ष की? एस की, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नज़दीक रहेगा, तो एस की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक रहती है। बस यही प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे। अभी तो परिभाषा लिखी थी ना, आयनन ऊर्जा कहते हैं, नई लाइन से लिखेंगे, यदि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, यदि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो आवश्यक ऊर्जा
यदि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो आवश्यक ऊर्जा प्रथम आयनन विभव कहलाती है। प्रथम आयनन विभव कहलाती है। प्रथम आयनन विभव कहलाती है। और यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो आवश्यक ऊर्जा द्वितीय आयनन विभव कहलाती है। तो आवश्यक ऊर्जा द्वितीय आयनन विभव कहलाती है। द्वितीय आयनन विभव कहलाती है। और यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो आवश्यक ऊर्जा तृतीय आयनन विभव कहलाती है। तो आवश्यक ऊर्जा तृतीय आयनन विभव कहलाती है। प्रथम आयनन विभव एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर समीकरण लिखेंगे आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारकों में लिख रहे हैं नंबर 1, हेडिंग में डालना कोई भी। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है। आयनन विभव घटता है। नंबर नेक्स्ट, आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव घटता है, आयनन विभव बढ़ता है। आयनन विभव बढ़ता है। नंबर नेक्स्ट, उपकक्षों में
उपकक्षों में आयनन विभव का क्रम निम्नलिखित होता है। उपकक्षों में आयनन विभव का क्रम निम्नलिखित होता है। देखो बेटा, निम्नलिखित क्या होता है? सबसे ज़्यादा किसका होगा? देखो, सबसे ज़्यादा होगा एस उपकक्ष का, उसके बाद है पी उपकक्ष, फिर उसके बाद है डी उपकक्ष, उसके बाद है एफ उपकक्ष। और जी ऐसा लिख दोगे, आयनन विभव घटता क्रम, आयनन विभव का घटता क्रम। देखो ये सबसे ज़्यादा इसका, फिर कम, फिर कम, कम, घटता क्रम। उतारो इसे। किसी परमाणु में अंतिम कक्षा से एक पहली कक्षा आवरण का कार्य करती है। आवरण का कार्य करती है, जिस कारण नाभिक तथा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जिस कारण नाभिक तथा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों लिख देना, इलेक्ट्रॉनों के मध्य, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत आकर्षण बल, नाभिक तथा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत आकर्षण बल घट जाता है। इसे आवरणीय प्रभाव कहते हैं। इसे आवरणीय प्रभाव कहते हैं। आवरणीय प्रभाव के बढ़ने पर आयनन विभव घट जाता है। आवरणीय प्रभाव के बढ़ने पर आयनन विभव घट जाता है। हाँ भाई, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी हेडिंग है सबसे लास्ट में, एंथैल्पी। इससे पीछे भी लिखा था हमने एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। देखा है ना? दिखा? बताओ फिर एंथैल्पी क्या होता है? पता है तो बताओ, और नहीं पता है तो फिर पूछा क्यों नहीं? क्योंकि एक टॉपिक तो निकल गया इसका। वो तो मैं ही बताता रहूँ ना जो बताना है। तुम लोग क्या करना आ रहे हो फिर? तुम लोग यहाँ इसलिए आ रहे हो, जो चीज़ तुम्हें नहीं पता है वो चीज़ पता करने आ रहे हो, उसी चीज़ के पैसे देते हो। तुम्हें पता भी नहीं है और तुमने पूछा भी नहीं है और तुम पढ़ के चले गए। ये कैसी पढ़ाई हुई? एंथैल्पी मंडई वालों, एंथैल्पी
ऊर्जा हो सकती है, तो गलत थोड़ा नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। माइनर, अबे हेडिंग अलग चेंज होगी अब तो। आयनन ऊर्जा कहाँ से आ जाएगी, बताओ यार। हाँ जी, और पीछे कोई बताने की हिम्मत रखे, कोई गलत या सही। एंथैल्पी, तुम बढ़िया आदमी यार, बता मैं तो बता, मैं ना बता मैं। अबे तुम क्या खा रहे हो, चिंगम खा रहे हो? बेटा सब हैक करो जल्दी जरा बाहर को, कल भी जला बेंच पर लगा दी, जल्दी आओ, उठ के जाओ फटाफट फ़ौरन से पहले। और कोई भी खाता हुआ दिखाई देना तो फट से बता दियो मुझे फ़ौरन। किसने किया भाई? इसने? हाँ हाँ हाँ, 3 का नाम कपड़ों का नाश हो गया यार। बैठे बैठे चिंगम मारा तुम्हारा तरीका में। देखो भाई, कोई फालतू में बैठे बैठे यहाँ मुंह नहीं चलाना, कोई धोखे से भी जैसे ढोरों की तरह जुगालते रहते हैं ना, वो जुगालना नहीं है। बैठे बैठे खाएंगे यहीं फेंक फाक कर चलाएंगे, फिर वो चिपकती रहती है। फिर देखो, एंथैल्पी होती है ऊर्जा में परिवर्तन या ऊर्जा में अंतर, ठीक है जी। कितनी ऊर्जा में अंतर आ चुका है, तो वो जिसने खाली ऊर्जा बताई थी वो पूरी तरीके से सही नहीं थी। ऊर्जा में अंतर, ऊर्जा अंतर का मतलब ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब ऊर्जा बढ़ भी सकती है, ऊर्जा घट भी सकती है, ऊर्जा निकल भी सकती है, ऊर्जा डाली भी जा सकती है। तो उसके कॉमन वर्ड आ जाता है एंथैल्पी। तो लिखेंगे इसमें, देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनन ऊर्जा अभी पढ़ी थी, क्या होती है आयनन ऊर्जा? किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। इसमें है किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, डालने के लिए भी जरूरत पड़ सकती है, और डालने में ऊर्जा निकल भी सकती है कि किसी में हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उससे ऊर्जा निकल भी सकती है। तो निकल भी सकती है या ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ सकती है, दोनों कंडीशन होती हैं इसमें। इसलिए कहते थे एंथैल्पी परिवर्तन। तो परिभाषा आ जाती है ऐसे कि किसी, देखो गैसीय अवस्था में किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, या एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो एंथैल्पी परिवर्तन बोल दो या आवश्यक ऊर्जा बोल दो, दोनों चीज़ें होती हैं। आवश्यक ऊर्जा में एक बात होती है, आवश्यक ऊर्जा में ऐसा लगेगा हमेशा ऊर्जा ले जा रही है आवश्यक ऊर्जा, लेकिन एंथैल्पी परिवर्तन में है कि ऊर्जा ली भी जा सकती है, दी भी जा सकती है, दोनों कंडीशन है। तो इस इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की बात होती है, और आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है जी। और काम की बात सुनो, संपूर्ण आवर्त सारणी में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, जो इलेक्ट्रॉनों को अपना आप खुद ही खींच लेता है, वो है क्लोरीन, ठीक है जी, क्लोरीन। तो क्लोरीन की पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्वों में कोई 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, या इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसकी होती है। देखो, इलेक्ट्रॉन खींचना अलग चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अलग चीज़ है। खींच के वो अपने पास ही रखेगा, ग्रहण करने वाला अंदर लेके जाएगा। तो सबसे ज़्यादा खींचने की पावर फ्लोरीन की होती है पूरी आवर्त सारणी में। इससे ज़्यादा मजबूत तत्व नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन ना भी दे रहा हो ना, ये उसके अंदर से भी खींच लाता, हलक में से निकाल के, इतनी पावर होती है इसकी। अक्रिय गैस होती हैं, अक्रिय गैसें किसी से क्रिया नहीं करती हैं। फ्लोरीन को सामने खड़ा कर दो, अक्रिय गैस होकर जेनोन अक्रिय गैस है, ये इससे भी क्रिया कर जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा जबरदस्ती। और आ जाए यहाँ को, ये फ्लोरीन खींच लाता है। फ्लोरीन अपने से सामने वाले तत्व को धनात्मक कर देता है ऑटोमेटिक, उसकी पावर खुद ही छीन लेता है, ठीक है। किसी में ऐसे पावर होती है ना कि उसके सामने कोई आ जाता है तो खींच लेती पावर। कौन सा है, कार्टून में किसी में कहाँ देखा यार, पता नहीं, उसमें महाभारत नहीं, रामायण में है कहीं, रामायण में है किसी के, वो उसके सामने कोई भी दुश्मन आता था तो उसकी पावर छीन लेता था, वो आधी पावर उसके अंदर आ जाती थी। किस में थी? अबे न, कुछ कभी रामायण धोखे से पढ़ भी लिया करो, पढ़ना तो देख तो लिया करो। वो था बाली के अंदर एक पावर थी जो उसके सामने, रावण पे भी उसने गदा फेरी थी, रावण को बहुत मारा था उसने, उसके अंदर एक वरदान मिला हुआ था, वो पावर खींच लेता था। नहीं देखा किसी ने? पर लड़की तो सुन ले करो कभी पाठ रामायण के, सुनते हैं। बाली का उसमें कोई रोल ही नहीं है, बाली सुग्रीव, कमाल है यार। तो अरे बस इसलिए मत सुना करो, देखा करो कि साहब कोई धार्मिक ग्रंथ है कुछ भी, इसलिए देखो इससे नॉलेज क्या मिल रही है, ठीक है। ये हमारे काम का क्या है, इसमें से हम क्या क्या चीज़ अच्छी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ बाली वाली पावर फ्लोरीन में है, और फ्लोरीन जो है वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन खींच कर अपने पास रख लेता है। अपना तो अपने पास ही रखता है, दूसरे का भी अपने पास ही रखता है,
समझ गए जी। तो ये इला अभी इसके अगला हेडिंग हमारे पास विद्युत ऋणात्मक ती आ रहा है, इसमें लिखेंगे जरा, अलग हेडिंग है ये, अरे 0.5 नहीं है, अलग हेडिंग है। इसमें लिखेंगे गैसीय अवस्था में किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए आवश्यक एंथैल्पी परिवर्तन को, आवश्यक एंथैल्पी परिवर्तन को एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। नई लाइन से लेंगे, संपूर्ण आवर्त सारणी में, संपूर्ण आवर्त सारणी में संपूर्ण आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन Cl, क्लोरीन की होती है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। क्लोरीन की होती है। हो गया। और देखो ऐसे लिखेंगे, हैलोजन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, और हैलोजन में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रम जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि देखो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं। अब ये तो समूह में यही क्रम होता है, समूह में क्रम होता है, सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्लोरीन इधर आ जाता है, फ्लोरीन इधर आ जाता है। सही मायनों में जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है ना, तो वही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी करता। तो नियम ये था कि फ्लोरीन की ही इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होनी चाहिए थी, है? लेकिन इलेक्ट्रॉनों के, इसके नाभिक के और इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक प्रभाव आ जाता है, आवर्णीय प्रभाव के कारण, जिस कारण इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, इसकी पावर कम हो जाती है, इसके खुद के ही आकर्षण बल के कारण, ठीक है ना। क्योंकि ये नाभिक है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है। अब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इसके निकट होते हैं, तो यही इसके आने का विरोध करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो बाहर वाले, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ही प्रतिकर्षित करते हैं, आने का विरोध करते हैं, जिस कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है, ठीक है। अंदर आने के लिए, मतलब यहाँ तक तो ये बहुत तेज़ी से खींचता है, लेकिन इसके अंदर नहीं आने देते हैं इस आसानी से, तो जिस कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। फिर इससे जस्ट नीचे सेकंड नंबर पे क्लोरीन था। क्लोरीन में जो वो डबल कक्षा हो जाती है, तो इसमें थोड़ी दूर होते हैं, तो इसमें आसानी से आ जाते हैं, समझ गए। तो फिर नंबर 1 पे क्लोरीन आ जाता है, जबकि खींचने की पावर जो होगी, तो खींचने में फ्लोरीन ही सबसे तेज खींचता है। रखेंगे, ये लिखेंगे इसमें, तो क्रम इसका ये है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम, ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन आया था ऐसे उल्टे सीधे नाम आ जाएंगे, मतलब ये लिखेंगे हैलोजन में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रम निम्नलिखित है। ये उदाहरण है एक तरीके से, और ये क्रम लगाना आता है। 1 नंबर में आड़े टेढ़े शब्द दे देंगे, पहले आयोडीन लिख देंगे, ब्रोमीन लिख देंगे, कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम लगाइए। इलेक्ट्रॉन बंधुता का ये घटता क्रम है।
हो गया। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युता, विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युता। देखो इधर विद्युत ऋणात्मकता, ये आयनन जो तुम्हारे कल लिखे थे परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या तो खैर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है। आयनन ऊर्जा, जो आयनन विभव जो है, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, इन तीन में से एक तो एग्जाम में जरूर आना है, डेफिनेटली आना है। तो विद्युत ऋणात्मकता की बात हो रही है, हमारे पास है जैसे कोई H2 मतलब HCl, देखो HCl, तो H में ऐसे बंद होगा और ऐसे। अब ये बंद कब बना होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया होगा, दोनों ने साझा किया होगा बराबर का। यह है ईमानदारी, ठीक है जी। अब इन दोनों में देखा जाता है कि इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, ये देखने में मतलब होने तो ऐसे चाहिए थे, लेकिन देखने में रियल में जब देखते हैं तो ऐसा हो जाते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनों को भी अपने पास ही रखता है, ठीक है। अब जब ऐसा पास रखता है तो साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या परिभाषा बनेगी? किसी अणु में परमाणुओं के मध्य, किसी अणु में परमाणु के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है और बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ती है। दोनों चीज़ें लिखेंगे जरा ये। किसी अणु में परमाणुओं के मध्य, किसी अणु में परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉनों को, परमाणुओं के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इसमें लेंगे क्या लिखा था? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है संपूर्ण, नई लाइन से लिखो, संपूर्ण आवर्त सारणी में, संपूर्ण आवर्त सारणी में, संपूर्ण आवर्त सारणी में सर्वाधिक, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की होती है। नई लाइन से लेंगे फ्लोरीन, F फ्लोरीन की होती है। नई लाइन से लिखो, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता ऋणात्मकता घटती है, घटती है और किसी आवर्त में, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो भाई विद्युत ऋणात्मकता क्रम ऐसे रहेंगे। आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का क्रम और आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता क्रम ये होगा, जैसे बोरोन है, बोरोन के बाद में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये आवर्त है, तीसरा आवर्त। अब सॉरी दूसरा आवर्त, लिथियम, बेरियम, तीसरा ही है, ठीक है। 5, 6, अच्छा दूसरा, देखो दूसरा आवर्त की बात करें हम, और सबसे कम जो है वो इसकी होगी, फिर उससे ज़्यादा इसकी, फिर उससे ज़्यादा इसकी, और सबसे ज़्यादा इसकी। क्या हो गया क्रम? हम कहेंगे विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम। और हम लिखेंगे हैलोजन समूह में, हैलोजन समूह में ऐसा लिख देना विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। और पहला है फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, और उसके बाद है आयोडीन। सबसे अधिक इसकी, सबसे अधिक इसकी। कौन सा क्रम हो गया? देखो एग्जाम में तुमसे कोई से पूछ सकते हैं, ऐसे कह देंगे हैलोजन का घटता क्रम लिखिए, बढ़ता क्रम लिखिए। अगर घटता क्रम आ गया तो ऐसे कर दोगे। अभी बढ़ता हुआ क्रम आ जाता तो सबसे कम वाला पहले लिख देते, फिर ब्रोमीन आ जाता, फिर क्लोरीन आ जाता, फिर फ्लोरीन आ जाता, तो ये तुम्हारा बढ़ता हुआ क्रम हो जाता है। तो घटता बढ़ता अपने हिसाब से देख लेना। इसमें कह देते हैं कि आवर्त में घटता हुआ क्रम लिखिए, तो फिर ये पहला आ जाता सबसे ज़्यादा वाला, फिर उससे कम, उससे कम। तो घटते बढ़ते में अपना आप अंदर समझ लेना, एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, ये सब उतार लेंगे। देखो कल हमने पढ़ा था, बस बोलो मतलब जरा, कल हमने पढ़ा था अदिश गुणन, ठीक है जी। अदिश गुणन दो प्रकार गुणन होते हैं, सदिश भी पढ़ा नहीं। अदिश गुणन, अदिश गुणन का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। अब इसके गुण पढ़ लेते हैं कि अगर इनके बीच में कोण जीरो हो जाए, जीरो कब होगा? जब दोनों परस्पर समांतर होते हैं। समांतर होंगे मतलब एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होंगे तो कोण जीरो हो जाएगा ए और बी का। जब कोण जीरो हो जाएगा तो कोण, ये जीरो का मान होता है 1, तो ए डॉट बी बराबर ए बी हो जाता है। ये समांतर की कंडीशन होती है। क्वेश्चन जब कभी आएगा ना, सिद्ध कीजिए दोनों वेक्टर समांतर है, तो ये सिद्ध करना पड़ेगा हमें। हाँ जी, अब जो इसमें है, जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं तो उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण 90 होता है। अर्थात थीटा बराबर 90, तब ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा फॉर्मूला होता है। अब थीटा की जगह हम 90 लगा देंगे यहाँ, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कोस 90, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस 90 का मान 0। ये होता है, देखो समांतर में क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी होता है, क्योंकि यहाँ कोस 0 का मान जो होता है ना वो 1 होता है, तो ए डॉट बी बराबर ए बी आ जाता है। यहाँ कोस 90 होता है, 90 का मान 0 होता है, ये सब 0 हो जाता है, तो ए डॉट बी बराबर 0 आ जाता है। तो समांतर होते हैं तो ए डॉट बी बराबर ए बी होता है, लंबवत होते हैं तो ए डॉट बी बराबर 0 होता है। थर्ड कंडीशन आ जाती है अदिश गुणन। अदिश गुणन क्रम विनिमय
अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है। देखो क्रम विनिमय ये होता है कि अगर ए डॉट बी है, हाँ जी एक सेकेंड, ए डॉट बी जो है तो वो बी हो जाएगा, ये सब उतार लेंगे। हो गया? दो वेक्टरों के योग का अदिश गुणन। देखो, अरे रुको रुको, अभी रुक जाओ। तो फिर इसे काट दो। वो 4 के 4 गुण हो गए, ये अलग से हेडिंग है। दो वेक्टरों के योग का अदिश गुणन, और हम कहेंगे माना ए तथा बी हैं जिनका परिणामी आर है। अब आर बराबर क्या होगा भाई? परिणामी कैसे निकालते हैं ए और बी का? आर बराबर ए प्लस बी, ये होता है। अब इसका परिणामी का अदिश गुणन निकालना है, दो वेक्टरों का योग का अदिश गुणन। तो योग जो हो गए उनका अदिश गुणन निकालना है। कैसे करना है? मतलब हमें करना है कि आर की आर से ही गुणा कर देंगे। तो यहाँ ए प्लस बी की ए प्लस बी से गुणा हो जाएगी। समझ में आया? ध्यान से देखना, फॉर्मूला बनना है जैसे न्यूमेरिकल होंगे। अब देखो आर आर के अभी हमने क्या, दो एक से वेक्टर होते हैं तो उनका वेक्टर हट जाता है, यानी कि खाली आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके अंदर गुणा करेंगे तो ए डॉट ए हो जाएगा। पहले तो ये डॉट है, बीच में अदिश गुणन है, प्लस यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है जी, और वेक्टर है भी यहाँ बीच में, प्लस अब यहाँ आ जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट। अब ये आर स्क्वायर, देखो समान समान होंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी डॉट ए जो ना वो भी ए डॉट बी हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी लिखा था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय होता है बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा, चाहे तो अलग से लगा देना, चूंकि ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा फॉर्मूला होता है। इसलिए आर बराबर, देखो आर स्क्वायर चल रहा था, अब इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो आर बराबर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा हो जाता है, यह आ जाता है। और जी परिणामी की दिशा अगर जो हमें ज्ञात करनी होती है तो दिशा हमेशा tan थीटा से ज्ञात करते हैं हम, और tan थीटा बराबर होता है b साइन थीटा और a प्लस b कोस थीटा, ये दिशा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से और यहाँ से उतार लेंगे, इससे न्यूमेरिकल होता है। ये परिणामी का अदिश गुणन है। एकांक वेक्टर का तो तुम्हें कल नियम लिखवा दिया था कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के बराबर क्या होते हैं? 1 होते हैं, और वो 0। पहली वाली परिभाषा में इसमें अंतर यही होता है जो अदिश गुणन वाली थी कि
उन दोनों, ये अदिश गुणन जो था वो अदिश राशि थी, ये सदिश राशि है। परिभाषा क्या थी? दो वेक्टरों का सदिश गुणन एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की जिया, जिया कहते हैं साइन को, जिया के गुणनफल के बराबर होता है। और कल लिखा था कोस जिया। लिखो भाई इसमें जरा, बस अब बोलो मजी। देखो प्रत्येकांक आयतन में उत्पन्न चुंबक के आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम अपॉन बी। अब स्मॉल एम का मात्रक क्या होता है? वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और आयतन का मात्रक मीटर की क्यूब। इसे कैंसिल हो जाएगा तो एम अपॉन बी एम्पियर प्रति मीटर। अब एक टेस्ला बराबर म्यू गुणा एम्पियर मीटर होता है। ये संबंध होता है कि अगर हम किसी भी चुंबकन की तीव्रता में म्यू से गुणा करते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। मतलब अगर हम चुंबकीय क्षेत्र बनाना होगा एम का, तो उसमें म्यू 0 से गुणा कर दो तो बी का मान बन जाएगा। लेकिन बी का मान कुल नहीं बनता है, अभी इसके साथ एक एच और आ जाएगा। कोई एच क्या चीज़ होती है? जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर हमने कोई पदार्थ रख दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बाहर वाला, ये तो हो गया हमारे पास एम, ठीक है, बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र हो गया एच, और इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ वो हो गया कैपिटल एम। तो इन दोनों को योग जो होता है एम प्लस एच, वो होता है कुल चुंबकीय आघूर्ण। अब कुल चुंबकीय आघूर्ण को अगर जो चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो बी बराबर तो इतना हो गया, लेकिन ये अभी एम्पियर प्रति मीटर ही रहेगा। अगर बी बराबर हमने म्यू से गुणा कर दें तो एच, ये एम प्लस एच, और ये बन जाएगा टेस्ला। फिर तो याद रखना, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य म्यू 0 का फर्क होता है। एक संबंध भी होता है इनमें कि अगर म्यू 0 से हम गुणा कर दें निर्वात की चुंबकीयशीलता से, तो जो चुंबकन की तीव्रता है वो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अंतर समझ लेना। और चुंबकन की तीव्रता कोई नई चीज़ नहीं होती है, दरअसल एम को ही चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। एम चुंबकीय आघूर्ण, बस वो एकांक आयतन में उत्पन्न हो जाता है तो उसे चुंबकन की तीव्रता कहने लगते हैं। तो अभी जो है यहाँ तक तो तुम ये यहाँ तक लिख लिया था ना, यहाँ तक लिख लिया सबने भाई यार, यहाँ तक तो लिख लिया होगा, 2 लाइनें तो लिखनी थी यार। यहाँ तक लिख लो, उसके बाद यहाँ हिंदी लिख जाएगी, फिर ये उतारना है। क्या हो रहा है? अरे आवाज आ रही ना कहीं। वो कहाँ गया है? अस्मित है क्या? भाई अस्मित ना है क्या? बोर्ड हिल गया। ऐसा बोलाइए, अस्मित को बोलाइए, अस्मित को बाहर खड़ा हुआ है, लंबा आदमी है, जरा देख लेगा। यही होगा। अरे वो नहीं, वो देखना था कि बोल्ट ढीला तो नहीं हो गया है।
थोड़ी आगे को होकर बैठ जाना, थोड़ी आगे, थोड़ी पीछे हो जाओ, हवा तो आती रहेगी। अरे हवा आती रहेगी, खोपड़ी से गिरने से अच्छा है ना, वहीं बैठे रहो, आगे हो जाओ। गाइड विभाग का अरे जो लिंटर में वो ना कड़ा हो जाता ना, वो हिल लिया। लिंटर का जो कड़ा होता है जिसमें फंसा हुआ, वो हिल लिया ना। अरे लिखो यार, अभी टाइम नहीं, लिखो जल्दी जरा। अरे लिखियो जरा अभी। यार ये भी अभी देख लेंगे। अरे थोड़े पीछे होकर बैठ जाओ ना, थोड़े आगे को बैठ, लेकिन आगे, हाँ थोड़े आगे होकर बैठ जाओ। अरे थोड़े पीछे होकर बैठ जाओ, थोड़े आगे होकर बैठ जाओ ना, बीच की जगह खाली कर दो। देखो, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण M, उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M और अंदर उत्पन्न हो रहा है ना, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M तथा आरोपित चुंबकन क्षेत्र न है लास्ट में, क्योंकि ये आघूर्ण है ना, अभी क्षेत्र बनेगा। चुंबकन क्षेत्र H, आरोपित चुंबकन क्षेत्र H। अरे यार स्मॉल कहाँ से आ गया। H का सदिश योग चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है, का सदिश योग चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। का सदिश योग चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। अर्थात में ये भी लिखो और ये भी लिखो।